वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, फॉर्म्स ऑफ मैरिज और मैरिज की डेफिनेशन, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो वो जो हमारा वीडियो था वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग जो कवर करेंगे वो है कि हिंदू मैरिज क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बाद में उसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे रघुनंदन जी ने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है कि मैरिज क्या होता है। उसके बाद में ऋग्वेद में दिया हुआ है कि मैरिज क्या है, ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ हिंदू मैरिज क्या है। उसके बाद वैलिड इसेंशियल, जो हमारा जो एक्ट आया हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या वैलिड इसेंशियल्स आ गए हिंदू मैरिज एक्ट में, मतलब शादी के लिए क्या है वैलिड इसेंशियल्स। फिर उसके बाद में सेरेमनीज क्या चीज़ें हैं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ जो मैरिज है वो, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं जो भी सेक्शन हमारे सेक्शन 5 में दे रखा है, सेक्शन 7 में दे रखा है, सेक्शन 8 में दे रखा है। तो हम लोग आज वही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए डेफिनेशंस है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो मैरिज है हिंदू रिलीजन के हिसाब से वो क्या है, एक तरह का रिलीजियस या पायस थिंग समझ सकता है, ठीक है। वो एक तरह का 16 संस्कार जैसे हिंदुओं में होता है, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट संस्कार है वो क्या है, और शादी है, ठीक है। जो मैरिज है वो क्या है, एक संस्कार है जो कि शुरू जैसे ही इंसान का बर्थ होते हैं वैसे ही क्या होता है, जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार होते हैं एक पर्सन के, और वो 16 संस्कार में से एक जो इम्पोर्टेंट संस्कार है वो क्या होता है, मैरिज होता है। तो मैरिज में सबसे पहले जो रघुनंदन जी हैं, रघुनंदन जी ने क्या बोला है, रघुनंदन जी ने बोला कि जैसे पेरेंट्स हो गए, ठीक है। पेरेंट्स के बाद में पेरेंट्स देख लें, फादर हो या गार्जियन हो। सबसे पहले तो फादर हो गए, फादर के बाद में अगर फादर नहीं है तो उनकी मम्मी हो गई, माताश्री हो गई, और अगर वो नहीं है तो गार्जियन हो गए। तो उनकी क्या है, पायस ड्यूटी है, क्या है, पायस ड्यूटी है कि वो क्या करे, जो भी उनकी बेटी है उनको क्या करे, ब्राइट सबसे पहले तो पालन पोषण करे उसका, और वो जब बड़ी हो जाए तो उसके हिसाब से एक वर्चुअस पर्सन ढूंढे, ठीक है, सुटेबल पर्सन ढूंढे, और उसको जो बच्ची है मतलब जो डॉटर है उसको एज अ गिफ्ट ब्राइड ग्रूम को दे थ्रू द कन्यादान। मतलब कन्यादान के थ्रू क्या करें, अपनी जो बेटी है उसको गिफ्ट कर दे ब्राइड ग्रूम को, और ब्राइड ग्रूम उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट था, मतलब ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, जो रघुनंदन जी हैं उनके द्वारा ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है, ठीक है। उसके बाद में ऋग्वेद में भी इसकी डेफिनेशन है। तो मेन क्या है इसमें, ये कन्यादान जो है वो मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि कन्यादान के थ्रू जो है पिता जो है वो बेटी को गिफ्ट करते हैं, ठीक है। पिता जो है वो क्या करते हैं, बेटी को गिफ्ट कर देते हैं, किसको, ब्राइड ग्रूम को, और ब्राइड ग्रूम क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो है ये किसने दिया, रघुनंदन जी ने। तो एक बार इसको देख लेना। फिर उसके बाद में जो सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद के अनुसार जो है वो क्या है, उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो फादर है, फादर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले क्या करे, अपनी जो बेटी है उसको क्या करे, बड़ा करे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि बेटी को ब्रिंग अप करे, ठीक है। उसके बाद में क्या करे, उसके हिसाब से एक पर्सन को फाइंड करे, वर्चुअस पर्सन को फाइंड करे, और डॉटर को क्या करे, ब्राइड ग्रूम को गिफ्ट करे, क्या करे, डॉटर को जो है वो ब्राइड ग्रूम को गिफ्ट करे, किसके प्रेजेंस में करे, फायर गॉड के प्रेजेंस में। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो फायर की बेटी होती है, मतलब जो अग्नि है उनकी बेटी होती है, कौन, लड़कियां। तो जो भी मतलब क्या होता है, और वो जो एज अ गिफ्ट दी जाती है, मतलब जो भी पिता है वो क्या करते हैं, एज अ गिफ्ट मिलती है उनको। उस टाइम पे क्या रहता है, जो फायर होते हैं एज अ विटनेस रहता है, ठीक है। तो विटनेस एज अ कौन रहता है, फायर रहते हैं। द एक्ट ऑफ गिविंग जिस टाइम पे वो देते हैं, तो वहां पे इसलिए क्या होता है, 7 फेरे लिया जाता है, सप्तपदी जिसको बोला जाता है वो होता है, ताकि जो फायर है वो एज अ विटनेस वहां पे रहें कि मतलब जो फादर है उन्होंने एक वर्चुअस पर्सन को, उनकी जो बेटी है उसको गिफ्ट किया है। उसके बाद में इसमें क्या रहता है, इस टाइम पे जो लड़की थी वो क्या थी, लड़की का कोई भी राइट नहीं होता था। जो भी एब्सोल्यूट राइट जिसका होता था वो फादर का रहता था। फादर ही जो है वो अपने हिसाब से लड़का ढूंढते थे, और
उसको गिफ्ट कर देते थे। डॉटर का एसेंट या कंसेंट कोई भी मैटर नहीं करती थी उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद में सबसे फिर क्या आता है, एक केस लॉ है टिकैत मनमोहंती वर्सेस बसंत कुमार। इस केस में बताया गया कि हिंदू मैरिज क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो हिंदू मैरिज है ना वो एक तरह का संस्कार है, 16 संस्कार में से एक हो गया, एक यूनियन है। वो भी यूनियन कैसा है, इनडिसॉल्युबल यूनियन है, मतलब 7 जन्मों का नाता है, एक बार जुड़ गया तो वो नहीं टूटता है। तो ऐसा उन्होंने बोला था, इस केस में ये निकला था, फ्लैश विथ फ्लैश और बोन विथ बोन। उसके बाद में क्या बोला, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब ये नहीं कि इस एक जन्म में ही टूट जाए, ऐसा नहीं होता था कि 7 जन्मों का नाता रहता था। तो टिकैत मनमोहंती वाले केस में ये चीज आया था। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट में क्या बोला, उसमें बोला गया था कि जो मैन है ना, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसको हाफ माना जाता है, और जैसे उसकी शादी हो जाती है वैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसका कंप्लीट बर्थ ही नहीं माना जाता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, क्योंकि बोलते हैं कि जब तक जो पर्सन है शादी के पहले पूजा करता है, पाठ करता है, कोई अच्छे कर्म करता है, तो अकेले करता है तो उसको उसका पूरा फल नहीं मिलता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब उसको पूरा फल उस चीज का मिलता है। तो ये हिंदू टेक्स्ट के अनुसार रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो अगर देखा जाए, ये मानता, ये बोला जाता है कि जो मैरिज है ना वो वॉज मीन फॉर गुड डीड्स एंड अटेन मोक्ष, मतलब अच्छे कर्म करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो मैरिज है वो एक तरह का रास्ता है। मतलब मैरिज जो है वो क्या है, मैरिज जो है वो पाथ है, किस चीज का, मोक्ष का, मोक्ष पाने का और अच्छे कर्म करने का जो एक मार्ग है वो कौन है, शादी, मैरिज। फिर मैरिज की एक और अगर देखा जाए तो मैरिज क्या है, जो मेन एम है उसका वो ऐसा है कि बिगेटिंग ऑफ अ सन, ठीक है, एक अच्छा सा पुत्र मतलब लाना, और उसके बाद में हु एनेबल्स अ मैन टू गेट डिलीवरेंस फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ हेल, मतलब जो भी पर्सन है उसको जो भी सफरिंग्स हेल में, मतलब उस में मिलती है, सफरिंग्स मिलती है हेल के दौरान, तो उससे क्या करे, मुक्ति दिलाने का काम जो है वो पुत्र करे, इसके लिए भी क्या है, शादी की जाती है। और उसके बाद में डेप्थ्स होती हैं कुछ, जैसे पितृ ऋण हो गई, देव ऋण हो गई, ऋषि ऋण, तो इन सब चीजों में भी जो पर्सन है, जो पुत्र रहेगा, वही उनको उस चीज से मुक्ति दिलाएगा। जैसे सन है तो फ्यूनरल राइट्स करेगा, और मुक्ति मोक्ष जो भी रहेगा वो जो भी इंसान है, मतलब जो भी पिता होंगे उनको दिलाने का काम रहता है। तो अगर उसका कॉन्क्लूड देखे तो मैरिज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है सोशल लाइफ में। उसके बाद में जितने भी रिलीजियस सेरेमनीज, राइट्स हो गए, जो भी परफॉर्म इन अ हिंदू कंपेनियनशिप, मतलब फुल फ्रूट तभी मिलेगा जब दोनों कंपेनियन में मतलब पूजा पाठ करेंगे तो। और इट इज सोलेमनाइज्ड वंस फॉर ऑल, मतलब एक बार बंद गया तो फिर वो क्या होगा, हमेशा के लिए बंद गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रहता है। फिर नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, अगर नेचर ऑफ हिंदू मैरिज देखा जाए तो क्या है, मैरिज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिंदू, सबसे पुराना जो अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशन तो क्या है, हिंदू का जो है वो मैरिज है। इट ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोशल लाइफ, अगर सोशल लाइफ में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार, मतलब जो भी 16 संस्कार है, 16 संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मैरिज है। उसके बाद में इन मैरिज फादर इंटरेस्ट हिज डॉटर इनटू हैंड्स ऑफ अ नोबल एंड फिजिकल साउंड ग्रूम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैरिज में जो फादर होते हैं वो अपनी जो बच्ची होती है, जो बेटी होती है, उसको बहुत ही अच्छे हाथों में सौंपता है, और जो कि नोबल और फिजिकली साउंड पर्सन होता है उसको। उसके बाद में जो कि क्या बन जाते हैं, बाद में हस्बैंड बन जाते हैं। दिस मोड ऑफ मैरिज इज वेल सेटल्ड सिंस, मतलब वैदिक पीरियड में यही मोड ऑफ मैरिज रहता था, जहां पे बेटी की जो कंसेंट है वो मैटर नहीं करती थी। जो मेन जो है वो पिता का धर्म होता था कि एक वेल सेटल्ड पर्सन ढूंढे और उसके हैंड में, उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दे, तो ये मेन रहता था उस टाइम पे। फिर अकॉर्डिंग टू रघुनंदन, अभी पीछे पढ़ा था रघुनंदन में कि पेरेंट्स, गार्जियन, उनकी ड्यूटी है कि पायस जो भी एक पर्सन है, वेल सेटल्ड पर्सन या वर्चुअस पर्सन है, वो ढूंढे और क्या करे, कन्यादान के थ्रू बेटी को गिफ्ट कर दे, और ब्राइड ग्रूम की जो ड्यूटी रहती थी कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे थी। तो जो नेचर था हिंदू मैरिज का वो यही था, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मैरिज है उसका जो चेंज है, नेचर जो है वो चेंज होता गया। पहले क्या था कि पायस ड्यूटी थी पहले पिता की, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये भी मानते थे कि जो पुत्र है, जो पुत्र की प्राप्ति होती है, जो पुत्र है वो उनको क्या करता है, मोक्ष दिलाता है, वो एक तरह का क्या है, सैल्वेशन का पाथ है।
उसके बाद में सैल्वेशन, मोक्ष जो है वो पुत्र के द्वारा ही मिलेगा, जब वो पिंड दान करेगा मोक्ष तभी मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से स्टार्टिंग में जो है वो चलती थी, तो इसलिए मैरिज की जो है वो इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद में ये सब चीजें जो है वो एंशियंट टाइम में चीजें थी। उसके बाद में क्या हुआ, अपना आया हिंदू मैरिज एक्ट, जो कब आया, 1955 में आया। हिंदू मैरिज एक्ट में जो क्या हुआ, पहले क्या बोलते थे, जो बंधन है शादी का वो 7 जन्म का है, लेकिन इसमें क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 13 है वो डाइवोर्स के बारे में बात कर देता है। तो मतलब इसमें क्या, हिंदू मैरिज एक्ट ने जो अगर देखे तो जो रिलीजियस सैक्रामेंट था उस चीज का, जो इम्पोर्टेंस थी उसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। ठीक, तो ये सब चीजें आ गई, डाइवोर्स वाली चीजें आ गई, जो डाइवोर्स चीजें थी नहीं तो वो आ गया इसमें। तो जो मैरिज है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें मैंने बता दिया आपको कि क्या है, प्रिलिमिनरी सेक्शन है 1 to 4, फिर हिंदू मैरिजेस के बारे में 5 to 8 के बारे में उसमें है, फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात आ जाता है, नलिटी ऑफ मैरिज के बारे में, फिर ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, सेविंग्स एंड रिपील्स। तो इन सब चीजों के बारे में जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जो अभी देखे, तो कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज जो है वो क्या है, मतलब एक शादी कब मान्य होगी, क्या क्या वैलिड इसेंशियल्स होते हैं एक प्रॉपर शादी के लिए, कि जिस टाइम पे शादी हो रही है तो क्या क्या कंडीशंस है वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 इसेंशियल्स होते हैं सेक्शन 5 में जो है वो लेज डाउन है, ये 5 इसेंशियल। सबसे पहले क्या है, मोनोगैमी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सैनिटी है। सैनिटी के बाद क्या है, एज है। एज के बाद में क्या आता है, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशन डिग्री होना चाहिए और बियॉन्ड सपेन रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जो शादी है वो वैलिड मानी जाएगी। तो अब एक एक करके समझते हैं कि मोनोगैमी, एज, ये सब क्या चीजें हैं। तो मोनोगैमी क्या है, मोनोगैमी ऐसा है कि जिस टाइम पे शादी हो रही है, लड़का लड़की उसकी कोई भी एग्जिस्टिंग शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस टाइम पे शादी हो रही है उस टाइम पे लड़के का कोई भी एग्जिस्टिंग शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि या तो वाइफ जो है वो जिंदा नहीं होनी चाहिए, और अगर जिंदा भी है तो डाइवोर्स होना चाहिए उसका। तो ये रहता है इसमें मोनोगैमी में। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही रहता है कि सरला मुद्गल में क्या रहता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो दूसरे रिलीजन में जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और देन दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये एक केस रहता है जिसमें बाइगेमी वाली चीजें भी रहती है और कन्वर्जन वाली चीजें भी होती है, जो कि एक क्या बनता है, डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, इट कॉन्ट्राविन मैरिज विल बी वॉइड। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में आती है चीजें तो जो मैरिज है वो वॉइड हो जाती है, और अगर वॉइड मैरिज हो गई है तो मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया इसमें। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगर कोई बायगैमी करता है तो उसके लिए जो है वो पनिशमेंट भी है आईपीसी में। तो इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट, यमुनाबाई अनंतराव अडहर वर्सेस अनंतराव अडहर का। फिर सैनिटी क्या होता है, सैनिटी जो है वो एक तरह का अनसाउंड माइंड के बारे में बात करते हैं। जब पार्टीज टू मैरिज आर अनसाउंड माइंड और नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक, तो जिस टाइम पे शादी हो रही है वो कैपेबल है कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है, उसको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो जिस वे में सामने वाले को समझाया जा रहा है तो उस वे में उसको समझ में आना चाहिए, वैलिड कंसेंट देने में सक्षम हो, तो चीजें रहती है। फिर पार्टीज मस्ट बी मेंटली फिट टू गिव कंसेंट टू मैरिज। उसके बाद में क्या एक अमेंडमेंट आया था। पहले क्या था, पहले जो मेंटल इनकैपेसिटी में क्या क्या चीजें थी, सिर्फ इडियोसी मतलब सिर्फ पागल, ल्यूनेसी, इन चीजों को माना जाता है। लेकिन फिर क्या है, अमेंडमेंट आ गया, कितने में आया, 1976 में। 1976 में जब अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या बोला गया कि जो मेंटल इनकैपेसिटी है वो क्या क्या चीज है, एक तो सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, उसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड टू एक्सटेंड अनफिट फॉर मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, अनफिट है मैरिज के लिए, और अगर चिल्ड्रन प्रोक्रिएट नहीं कर पा रहा है उस चीज में भी अनफिट है, तो वो भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स के लिए भी और इनवैलिड शादी को इनवैलिड करने के लिए भी। ठीक है, इंसैनिटी। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्या हो गए हैं, अमेंडमेंट के द्वारा ये चीजें जुड़ गई है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें केस है अलका शर्मा वर्सेस अभिरेश चंद्र शर्मा, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई पर्सन जो है वो अनफिट है, किस लिए अनफिट है, मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, तो वो भी क्या है, इनवैलिड मैरिज मानी जाएगी। ये जो एलिमेंट है वो इनवैलिड रहेगा। ठीक है, इनवैलिड मैरिज के लिए रहेगा मान्य। फिर एज ऑफ द पार्टीज टू मैरिज, तो क्या क्या एज है इसमें, तो सबसे पहले अगर जो पर्सन है मतलब जो लड़का है, ठीक,
जो लड़का है उसकी जो एज है शादी के टाइम 21 साल की होनी चाहिए, और जो लड़की है ठीक है, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 18 होना चाहिए। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज लड़का और लड़की की एज कितनी होनी चाहिए, 21 और 18 साल की होनी चाहिए। ठीक, अगर क्या होता है, पहले एक कॉन्सेप्ट था इसमें कि जिसकी भी शादी 15 साल के पहले हो जाती थी, ठीक, तो 15 साल के पहले अगर कोई लड़की है, जैसे 15 साल के पहले उसकी शादी हो गई, तो वो क्या करवा सकती है, 18 साल होने के पहले उस शादी को रिप्यूडिएट करवा सकती है। ठीक, तो वो उसके हैंड में एक पावर राइट रहता था उस टाइम पे। तो ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो है वो कौन सा आता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जो हमारा फोर्थ वैलिड इसेंशियल है वो कौन सा, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, जो शादी है वो मतलब जो वैलिड इसेंशियल है वो क्या है कि जो शादी है वो बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है चीजें, देखो, कोई अगर पर्सन है, ठीक है, तो जो पर्सन है वो अपने जो भी बच्चे हैं उनसे शादी नहीं कर सकता, उनके बच्चों के बच्चों से शादी नहीं कर सकता, उनके बच्चों के बच्चों से भी शादी नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, लीनियर असेंडेंट होता है, तो वो इनसे शादी नहीं कर सकता। उसके बाद में कोई पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनकी जो वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट से भी शादी नहीं कर सकता। मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसकी वाइफ और उसके हस्बैंड से जो वो पर्सन है वो शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन है, इसका वाइफ या हस्बैंड है, चिल्ड्रन है, उसका वाइफ या हस्बैंड है, इसका वाइफ या हस्बैंड, तो उससे शादी भी वो नहीं कर सकता है। उसके बाद में जैसे आया जो ब्रदर है, ठीक है, इनकी जैसे ब्रदर हो गया, ब्रदर की जो वाइफ है, उसके बाद पिता के भाई की जो वाइफ है, मतलब जो चाची हो गई या बड़ी मम्मी हो गई, उनकी वाइफ से, उसके बाद में जो मदर्स की ब्रदर, मतलब मम्मी की जो भाई है, मतलब मामी जी हो गई वो, और फिर क्या हो गई, बड़े पापा, ये वाली चीजें हैं, उनकी वाइफ से जो है वो जो पर्सन है वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, अंकल नहीं जो है वो शादी नहीं, आंट एंड नेफ्यू शादी नहीं कर सकते, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर जो है, चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर हो गए, चिल्ड्रन ऑफ 2 ब्रदर्स, चिल्ड्रन ऑफ 2 सिस्टर, तो ये जो है ये आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं। तो इनके बियॉन्ड जब शादी होती है तभी वो वैलिड मानी जाती है। इसके बाद में डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन सा है, रिलेशन बाय हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड और फुल ब्लड। फुल ब्लड मतलब एक ही उसमें से रहे, एक ही मतलब सेम एंसेस्टर्स रहे, तो उसमें आ जाता है। हाफ ब्लड मतलब सेम एंसेस्टर्स तो रहे लेकिन क्या होता है जो मदर है डिफरेंट वाइफ से रहे, और यूट्रिन ब्लड मतलब फादर जो है वो डिफरेंट रहे, तो वो वाली चीजें आ जाती है। फिर ब्लड रिलेशन हो गया, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो रिलेशनशिप, चाहे वो ब्लड हो या एडॉप्शन हो, ये डिग्रीज हो जाती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ का एक केस आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई कस्टम यूसेज जो है वो अलाउ करता है इस चीज को, कस्टम यूसेज की वजह से अगर वो शादी हुई है तो वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। पंजाब हाई कोर्ट का केस मतलब लैंडमार्क जजमेंट रहता है। उसके बाद बियॉन्ड रिलेशनशिप आ जाता है, बियॉन्ड सपेंड रिलेशनशिप, तो ये भी एक तरह से वही चीजें हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जैसा ही। जैसे इसमें क्या रहता है, रिलेशन कनेक्टेड थ्रू सेम बॉडी अगर रहे, रिलेशन कनेक्टेड थ्रू फ्यूनरल ऑब्लिगेशन ऑफ फूड और कॉमन लीनियर असेंडेंट, मतलब इसमें रहता है कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से जो है वो 5 पीढ़ी ली जाती है, उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती है। अगर आपस में शादी होती है तो क्या रहता है, वो जो शादी होती है वो इनवैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जो भी पूरी शादी थी कि व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ मैरिज वो कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में जो सेक्शन 6 है वो तो रिपील्ड है। फिर 7 में जो है वो बात कर लिया जाता है सेरेमनीज का कि क्या क्या सेरेमनीज, अगर कोई सेरेमनीज और राइट्स जो है वो फॉलो किया जाता है, जैसे सप्तपदी हमारे इसमें हिंदुओं में माना जाता है, 7 फेरे जैसे कंप्लीट होते हैं वैसे जो शादी है वो कंप्लीट मानी जाती है। ठीक, तो ये आ जाता है। फिर सेक्शन जो 8 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिए दे रखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैरिज का, तो उसके बारे में है। तो ये जो पूरी मैरिज है हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 में। और इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें स्टार्ट करेंगे डाइवोर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है या अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो भी ये नोट्स रहेगा वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक
के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।